किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कलर इम्पार्ट करने के प्रोसेस को हम कलरेशन कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर हमारे पास दो ही तरह के कलरेशन प्रोसेस हैं, डाइंग और प्रिंटिंग। डाइंग के अंदर हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, कलर अच्छे तरीके से थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर थिंग अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। तो इवन पेनिट्रेशन के लिए हमें उसका मीडियम लो विस्कोसिटी वाला रखना होता है, जिसके लिए हम वहाँ पे डाइंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ज़्यादातर जो कन्वेंशनल प्रिंटिंग मेथड्स होते हैं वहाँ पर हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि तस्वीर जो प्रिंट हो रही है उसके शार्प एजेस आएँ, वो ब्लर ना हो जाए। तो इसके लिए हम मीडियम कैसा रखते हैं, हाई विस्कोसिटी वाला, ताकि वो फैल ना सके। ठीक है, विस्कोसिटी का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल है, इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। वरना आजकल डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर इंक्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसमें हम जेट के थ्रू या स्प्रे टेक्निक्स के थ्रू इस चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस चीज़ के ऊपर भी हम कलर इम्पार्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, सबस्ट्रेट कह रहे होते हैं। और जिसके थ्रू हम कलर इम्पार्ट कर रहे होते हैं वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं, कलरेंट। कलर्ड केमिकल्स जो कि कलर इम्पार्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कलरेंट कहते हैं। ये कलरेशन का प्रोसेस करने के लिए हमें तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहली कंडीशन, दूसरी ऑक्सिलरीज़। ऑक्सिलरीज़ मतलब ऐसे केमिकल्स जो इस प्रोसेस को आसान करेंगे या कोई मसला इसके अंदर जो आ रहा होगा उसको हल करेंगे। और तीसरी चीज़ है मेथड। मेथड टू मेथड हमारी कंडीशन और ऑक्सिलरीज़ चेंज होती रहेंगी। फिर ज़ाहिर है जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने कलर इम्पार्ट किया है वो क्या कहलाएगा, कलर्ड प्रोडक्ट। और एक अनवांटेड चीज़ लाजमी प्रोड्यूस होगी अक्सर, उसे हम एफ्लुएंट कहेंगे। व्हाट इज़ एफ्लुएंट? वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा होता है इंडस्ट्रीज़ में वो एफ्लुएंट कहलाता है। डाइंग के अंदर भी अच्छा खासा एफ्लुएंट होता है, प्रिंटिंग के अंदर भी, क्योंकि आफ्टर डाइंग और प्रिंटिंग आप फैब्रिक वॉश कर रहे होते हो तो उसके अंदर अच्छी खासी अनफिक्स डाई या पिगमेंट्स जो भी उसके ऊपर अप्लाई किया वो निकल रहा होता है, जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने प्रोसेस इस तरह का सिलेक्ट करना है जिसके अंदर एफ्लुएंट कम से कम बने। इस तरह के प्रोसेस के अंदर अगर आप एफ्लुएंट मिनिमाइजेशन कर दें या फिर कोई ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करें, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मिनिमाइज़ हो रहा हो, तो उसे हम सस्टेनेबल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, आजकल जो यूरोपियन इंडस्ट्री है वो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के ऊपर काम कर रही है, मतलब इस तरह का प्रोसेस जहाँ पे एफ्लुएंट जनरेट ही नहीं होगा। अच्छा, अब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कलरेंट्स की। देखें, दो तरह के कलरेंट्स होते हैं, डाइज होती हैं और पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर मैंने केमिकल बात कंसिडर किया है, इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है कलरेंट मॉलिक्यूल है, और जो रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है इसको फैब्रिक कंसिडर करें आप। सॉल्यूशन के अंदर से कलरेंट का फैब्रिक की तरफ आने की जो टेंडेंसी होती है इसे हम कहते हैं एफिनिटी, और फैब्रिक के ऊपर आके उस पर चिपकने की जो सलाहियत होती है, उसके साथ स्टिक हो जाने की जो सलाहियत होती है, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंटिविटी। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कलरेंट में एफिनिटी और सब्सटेंटिविटी दोनों मौजूद होंगी, किसी ना किसी एक्सटेंट तक भी हों, ज़्यादा हो या कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मौजूद हों, तो उसे हम डाइस कहेंगे। अगर ये दोनों ही मौजूद नहीं हैं तो पिगमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर है पिगमेंट्स ना ही फैब्रिक के ऊपर आ रहे हैं ना ही उसके साथ चिपक रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसको अप्लाई कैसे किया जाए, हम इसके लिए इस तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि इसे सरफेस से बाइंड कर दें। उन केमिकल्स को हम बाइंडर कह रहे होते हैं, एक तरह के एडहेसिव होते हैं केमिकल। आगे चलते हैं। अब ज़ाहिर है हमारे पास सबस्ट्रेट भी बहुत सारी तरह के होते हैं, कौन सी स्टेज के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर कलर इम्पार्ट करें ये भी बहुत मैटर करता है। अलग अलग रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोप, फाइबर, स्लाइवर, यार्न, फैब्रिक या गारमेंट, किस स्टेज के ऊपर कलर किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ़र्क क्या आएगा, ज़्यादा इवनली पेनिट्रेट अगर हमने करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे हमने करना है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं होगा इतना ज़्यादा सबस्ट्रेट, तो कलर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि जितने एंड वैल्यू एडेड स्टेज पे हम उसको कलर करेंगे वो सबस्ट्रेट हमारा ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल गारमेंट की अगर हम बात करें, गारमेंट में स्टिचिंग भी हुई होती है, यार्न की इंटरलेसमेंट ओवरलैपिंग भी हुई होती है, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से कलरेंट पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा होता है। तो इवन पेनिट्रेशन के लिए इनिशियल स्टेज, और अगर मुझे कॉस्ट बचानी है तो
आखिरी स्टेज, कॉस्ट किस तरीके से बचेगी समझें इस बात को भी। मतलब फ़ाइबर बनाने से पहले जो पॉलीमर लिक्विड स्टेट में मेरे पास था, जिसको हम डोप कहते हैं, अगर मैंने उसके अंदर पिगमेंट्स ऐड कर दिए तो फाइबर फॉर्मेशन के दौरान अच्छा खासा डोप वेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से स्लाइवर बनाने के दौरान भी फाइबर वेस्ट हो रहा होता है, और फाइबर से यार्न बनाने के दौरान स्लाइवर भी वेस्ट हो रहा होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसका ख्याल रखना है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे करेंगे तो उससे कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाएगी बिकॉज ऑफ वेस्टेज। ठीक है, लेकिन हम इवन पेनिट्रेशन या वेस्टेज की बेसिस पे प्रोसेस का या स्टेज का सिलेक्शन नहीं कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ की बेसिस पे उसका सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए। अगर मैं गारमेंट की स्टेज के ऊपर उसकी डाइंग करूँगा तो जहाँ जहाँ पर भी स्टिचेस होंगे, स्टिचेस की टेंशन की वजह से, उसकी सीम की टेंशन की वजह से कहीं डार्क शेड आएगा, कहीं लाइट शेड आएगा, जिसको हम हाई लोज कह रहे होते हैं। शेड वेरिएशन को जो सीम पे आती है उसे हम हाई लोज कह रहे होते हैं। वो एक तरह का कैजुअल लुक होता है। तो अगर मुझे कैजुअल लुक चाहिए तो मैं गारमेंट स्टेज के ऊपर उसे डाई करूँगा, लेकिन अगर मुझे थ्रू आउट द फैब्रिक इवन पेनिट्रेशन चाहिए, फॉर्मल लुक चाहिए, तो मैं फैब्रिक स्टेज पे करूँगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे फैब्रिक के अंदर चेक इफ़ेक्ट चाहिए, स्ट्राइप इफ़ेक्ट चाहिए, या फिर वाप पे अलग कलर चाहिए, वेफ्ट पे अलग कलर चाहिए, तो फिर मैं डिफरेंट कलर के यार्न्स को डाई करूँगा, यार्न स्टेज पर डाइंग करूँगा मैं उसकी। ठीक है, इसी तरीके से एक ही यार्न के अंदर अगर मुझे डिफरेंट कलर्स ट्विस्टेड चाहिए तो मैं स्लाइवर स्टेज पे डाइंग करूँगा, ताकि डबलिंग के दौरान वो सारे कंबाइन हो और ट्विस्टिंग के थ्रू वो सारे कलर्स आपस में ट्विस्ट हो जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे हैदर इफ़ेक्ट्स चाहिए, एक ही यार्न के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल कलर्ड फाइबर्स नज़र आने चाहिए, तो उसके लिए मुझे फाइबर स्टेज पर डाइंग करनी होगी। और बेहतरीन फास्टनेस के लिए, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी उसका कलर ना जाए, उसके लिए डोप डाइंग को प्रेफर किया जा रहा होता है। ठीक है, पिगमेंट क्योंकि उसके क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर चला जाता है फाइबर के, तो वो हाई टेम्परेचर पे भी सब्लिमेट नहीं होता या फिर लीक आउट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये वो सिग्निफिकेंस हैं जिसकी बेसिस पे हमने सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ पे हम इसे डाई करें। अच्छा, कलरेशन प्रॉपर डिटेल में समझने के लिए आपको कलर का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कलर को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कलर क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हमें कलर परसेप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कलर परसेप्शन समझने के लिए। सबसे पहली चीज़, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जर्वर। सोर्स ऑफ लाइट के अंदर जितने भी कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स होते हैं, वो सारे मिलके एक वाइट कलर बना रहे होते हैं। वो सारे के सारे फोटॉन्स इक्वल इंटेंसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं। अब यहाँ पे दो फिनोमेनाज हो रहे होते हैं, उनमें से कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे और कुछ रिफ्लेक्ट होंगे। एब्जॉर्ब जो हो जाएंगे वो हमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे वो आई पे हम ऑब्जर्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज हैं। रिफ्लेक्शन हम आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट आई के अंदर आती है उसे दो तरह के सेल्स डिटेक्ट करते हैं, एक रॉड्स कहलाते हैं और एक कोन्स कहलाते हैं। रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन के, और कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर परसेप्शन के लिए। ये हमें कलर्स दिखा रहे होते हैं। तीन टाइप्स के कोन सेल होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तीनों के तीनों सेल्स ये तीन कलर्स दिखा रहे होते हैं। हमें उन तीन कलर्स की मिक्सिंग करके हर तरह का कलर बनाएंगे, इसको याद रखिएगा। अगर मैं इनमें से एक चीज़ के अंदर भी वेरिएशन लेकर आऊँगा तो कलर तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर भी कलर वेरी कर सकता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। किसी एक कलर का कौन सेल ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो, या फिर कोई एक कौन सेल काम ही ना कर रहा हो। तो बहुत सारी टाइप्स की कलर ब्लाइंडनेस होती हैं हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट चेंज कर दूं, मैं वाइट लाइट की बजाय रेड लाइट की सोर्स लगा दूं, तो उसमें भी कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि कलर की परसेप्शन को चेंज कर सकती हैं। इन तीनों चीज़ों को कलर की डेफिनेशन में इंक्लूड करना ज़रूरी है। उसको कैसे इंक्लूड करेंगे समझें। कलर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन आई बाय डिटेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इन कोन सेल। मतलब सेंसेशन भी हमने बता दी कि कलर एक तरह की सेंसेशन है जो कि आई में प्रोड्यूस होगी, मतलब इस वाले पार्ट को इंक्लूड कर लिया। डिटेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को इंक्लूड करा, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर एक तरह से डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया। और इसी तरीके से लाइट आ रही है तो ऑब्वियसली सोर्स तो होगी ही हर हाल में। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपने आँख को, आई को अपनी एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करना है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक औकात होती है, ना वो उस औकात से ज़्यादा मेजर कर सकता है ना उससे कम। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरीके से जो फोटॉन्स आ रहे हैं आपकी आँख उनको मेजर करती है। डिफरेंट फोटॉन्स जो कि उसकी मेजरिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर होते हैं, उन्हीं को वो आँख देख पाती है और वो कलर्स की शक्ल में देख पाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विजिबल रीजन, जिसको हम इस सीक्वेंस में याद रखते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ना इससे ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स को देख पाती है, ना इससे कम एनर्जी वाले फोटॉन्स को देख पाती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में एनर्जी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही होती है, और इसी तरीके से वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है। यूजुअली हम लोग इसको फोकस कर रहे होते हैं, याद रखिएगा इसको। अच्छा, इसी तरीके से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स सिर्फ इस एक फिनोमेना की बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट चेंज कर रहा हूँ तो उसकी बेसिस पे कलर में वेरिएशन आ सकती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अगर आप कस्टमर से किसी भी कलर मैचिंग का ऑर्डर ले रहे हैं तो लाजमी उससे पूछना है कि आपकी स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, किस सोर्स ऑफ लाइट में हम आपको मैचिंग करके दें। ठीक है, अगर आपने गलत सोर्स ऑफ लाइट में मैचिंग करके दे दी और उसने अलग सोर्स ऑफ लाइट में चेक किया, तो उसके पास लाजमी उसके अंदर एरर आ रहा होगा, डिफरेंट तरह का कलर दिख रहा होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, तरीके हैं जिसके थ्रू कलर में वेरिएशन आ सकती है। अगर कपड़े के अंदर मॉइस्चर है तो उसकी बेसिस पर भी वेरिएशन आ सकती है, मॉइस्चर ज़्यादा हो या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से भी कम अमाउंट में मॉइस्चर हो तो भी उसके अंदर कलर डिफरेंट दिख सकता है। डिफरेंट एंगल्स पर देखने से भी हमें कलर के अंदर वेरिएशन नज़र आ सकती है। ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर भी वेरिएशन आ सकती है, एज वी टॉक्ड अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। बिल्कुल इसी तरीके से रूम के अंदर डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स अगर पड़े हों उसकी बेसिस पे भी कलर में वेरिएशन आ सकती है। लिहाजा कलर मैचिंग के लिए हम लोग लाइट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और डार्क रूम में ये प्रोसेस कर रहे होते हैं ताकि किसी तरह की कोई वेरिएशन ना आए। और इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि कपड़ा अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मुताबिक जितना मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेन कर सकता है उतना होना चाहिए उसके अंदर, ना बिल्कुल पेपर ड्राई होना चाहिए, ना ही वेट होना चाहिए।